जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है हम यूपीएसआई लेवल की आप सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे, पॉलिटी पढ़ा रहे थे और उसमें हम अंतिम में पहुंच चुके हैं। गैर संवैधानिक निकाय देख रहे थे। देखिए, हमने संवैधानिक निकाय देख लिया, गैर संवैधानिक निकाय देख रहे हैं और उसका आज ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसको शुरू करते उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, सुनना चाहिए आपको। देखिए, जो बच्चे पहली बार जुड़े वो चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे। देखिए, ये हमने प्लेलिस्ट बनाया, पूरे के पूरे दोस्तों संविधान आपको यहीं मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिए दोस्तों, यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, जिनको होमगार्ड की तैयारी करनी दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हमने कोर्स कराया हुआ है। देखिए, ये आपका डेमो क्लास है, एक बार डेमो क्लास देख लीजिए। अगर आपको समझ में आता तब आप कोर्स परचेस करिए। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर की क्लासेस हमने दी हुई हैं, मूल विधि की क्लासेस दी हुई हैं और स्टैटिक जीके कराया हुआ है, तो जा करके देख सकते हैं। अब देखिए, जिनको भी चाहिए दोस्तों, देखिए ये है यूपी पुलिस का दोस्तों हमने कोर्स लॉन्च किया है। जीके और हिंदी का रिकॉर्डेड बैच है, जीके हिंदी का रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप चाहते हैं तो देखिए ये पूरा कराया जाएगा, ये सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक और ये ठीक है पूरा कराया जाएगा। तो इसके लिए कैसे मिलेगा दोस्तों आपको, देखिए इसमें क्या क्या कराया जाएगा तो आपको बता दें। इसमें सिलेबस में आपके यूपी पुलिस वाले में हमने इसको कई तरीके से बांट रखा है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, विषय और होमगार्ड के भी टॉपिक डाल रखे। अगर होमगार्ड की तैयारी करते हैं यूपी पुलिस की भी तो आप ये बैच ले लीजिए, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें स्टैटिक जीके हमने दोस्तों ये आपके पूरे 24 टॉपिक कराए हैं। ठीक है, ये स्टैटिक जीके में 24 टॉपिक आपको मिलेंगे और दोस्तों इनकी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी लगी हुई। देखिए, इसमें कंबाइंड पीडीएफ नहीं मिलेगी, टॉपिक वाइज। जैसे भारतीय कृषि पढ़ा है, भारतीय कृषि का लगा मिल जाएगा, वाणिज्य व्यापार का लगा मिल जाएगा, जनसंख्या का लगा मिल जाएगा, नगरीकरण का, इस तरीके से। उसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों मिल जाएंगे, है ना। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का अलग होगा, चर्चित टॉपिक है ना अलग होगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग होगा। इसके अलावा संविधान कराया गया है, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल और साइंस। इसके अलावा पूरे होमगार्ड के भी टॉपिक कराए, क्योंकि होमगार्ड के टॉपिक से भी क्वेश्चन आपकी पुलिस में पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों हिंदी की क्लासेस दोस्तों आपको पता है जो हमने जूनियर सेशन में कराई थी दोस्तों वो डाली हुई है, तो ये रिकॉर्डेड बैच है, आपको मिल जाएगा। देखिए, इसका प्राइस 299 रुपये रखा है, मगर दोस्तों अभी आप जा करके लेते हैं तो हो सकता है आपको कुछ ऑफर प्राइस भी मिल जाए, तो जा करके ले सकते हैं। कैसे लेंगे तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे दोस्तों और चले जाइएगा पेड क्लासेस वाले कॉलम में। जैसे पेड क्लासेस वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए ये दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस जीके एंड जीएस बैच मिल जाएगा। इसके अलावा आपको नीचे दोस्तों देखेंगे तो होमगार्ड का भी बैच मिल जाएगा, जाकर के ले सकते हैं। और दोस्तों जिनको चाहिए ई बुक्स यानी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ई बुक्स वाले कॉलम में जाएं और ई बुक्स वाले कॉलम में जैसा देखिए होमगार्ड का स्पेशल टॉपिक बैच है, इतने सारे टॉपिक्स होंगे, दे सकते हैं। इसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं बाहर निकलवा के। ठीक है, इसके अलावा मूल विधि की भी दोस्तों ये पीडीएफ बैच है, मूल विधि की पीडीएफ बैच ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 125 रुपये में आपको मिल जाएगा, बाहर निकलवा के प्रिंट कराते हैं। और दोस्तों ये 2025 का करंट अफेयर होगा, पूरा 2025 का ले सकते हैं 25 रुपये में मात्र। ठीक है, और ये आपके दोस्तों लेखपाल के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए यानी यूपी SSC किसी भी एग्जाम के लिए आपकी किसकी बुक है, कंप्यूटर की ई बुक है, प्रिंट आउट करा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है, ये यूपी SSC के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों अपडेटेड है। और ये रहे दोस्तों स्टैटिक जीके यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने सारे टॉपिक्स अपडेटेड। ठीक है, तो दे सकते हैं दोस्तों। ये आपकी भारतीय इतिहास की रही, जियोग्राफी की रही और ये इंडियन पॉलिटी जिससे मैं करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों, मैं गैर संवैधानिक निकाय देख रहा था। क्या गैर संवैधानिक निकाय, और गैर संवैधानिक निकाय में आपको बता दूं इतने सारे निकाय हैं और इनमें से दोस्तों हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDMA देख लिया था। चलिए इसके आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो मेरे साथियों, हमने NDMA देख लिया था। आज देखेंगे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। क्या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसके बारे में, यानी कि इसको हम NGT के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। चलिए देखते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, इसलिए इसको मैंने डाला है। क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, NGT एक विशेष न्यायालय है जिसे पर्यावरण, वन और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निपटान के लिए स्थापित किया गया था। मतलब दोस्तों ये आपको बता दिए, पर्यावरण हो गया, वन की कटाई हो गया या फिर प्राकृतिक संसाधनों संबंधित जो भी मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीएसआई में, क्या कि यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत बनाया गया। मतलब आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण दोस्तों किस अधिनियम के तहत लाया गया, तो 2010 के। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसको दोस्तों लाया गया है, इसे बनाया गया है, इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसका गठन कब हुआ मेरे साथियों, तो देखिए अधिनियम 2010 का है और समय क्या था, तो 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन किया गया। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया। आपको बता दूं कि इसकी जो मुख्य पीठ है, जैसे दोस्तों हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो कहाँ है, आपको पता होगा दिल्ली में ना। वैसे दोस्तों इसकी मुख्य पीठ भी कहाँ है, दिल्ली में है। इसके अलावा दोस्तों
भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी इनकी पीठें हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है कि हमारा उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट दोस्तों कहाँ है, इलाहाबाद में, मगर उसकी खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में भी है। उसी प्रकार से मान लिया इसकी दोस्तों मुख्य पीठ कहाँ है, दिल्ली में, और खंडपीठ इसके भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी मिल जाएंगे। कार्य क्या है, तो कार्य की बात करें इसकी, तो दोस्तों यह जो है पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों में कानूनी अधिकारों को लागू करता है। मतलब चाहे वन संरक्षण हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, इनके मामले में कानूनी अधिकार को लागू करता है। दूसरा क्या है कि पर्यावरण संबंधित किसी भी मामले में क्षतिग्रस्त व्यक्ति या संपत्ति को मुआवजा व क्षतिपूर्ति दिलाता। अगर दोस्तों पर्यावरण संबंधित कोई मामले में किसी ने क्षतिग्रस्ती हुई है, किसी को क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसको मुआवजा दिलाया जाएगा और क्षतिपूर्ति दिलाएगा। ठीक है। पर्यावरण संबंधित मामलों में तेजी से पर्यावरणीय न्याय प्रदान करना, यानी जो पर्यावरण संबंधित कोई मामला है उसको जल्दी से न्याय प्रदान करने की बात इसमें की गई है। ठीक है। चलिए अब संरचना की बात कर लें, तो दोस्तों एनजीटी के अध्यक्ष होता है, न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य भी शामिल होते हैं। इनके कार्यकाल की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो याद रखिएगा कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, यानी जब इनकी कार्यकाल की बात करूंगा तो दोस्तों 3 वर्ष या 65 साल की आयु, ठीक है, जो पहले हो जाएगा वहीं तक वो सीमित रहेंगे। ठीक है। इनके बारे में बता चुका हूं कि मान ले दोस्तों कोई व्यक्ति 60 साल का है तो वो 63 साल तक करेगा। मान लिया कोई व्यक्ति दोस्तों 62 साल में नियुक्त हुआ तो दोस्तों 65 साल में ही नियुक्त हट जाएगा, यानी 2 ही साल कर पाएगा ड्यूटी। ठीक है। चलिए इसका मतलब ये होता है। और पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होंगे, यानी दोबारा नियुक्ति नहीं होगी, मतलब एक व्यक्ति एक ही बार बन सकता है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश करेगा। किसकी परामर्श पे, केंद्र सरकार के परामर्श पे। दूसरा क्या है, न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक समिति बनाई जाती है जिसके द्वारा इसका चयन किया जाता है। ठीक है। चलिए यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य एवं विशेषज्ञ शामिल हो। कम से कम दोस्तों 10 लोग हों और अधिकतम 20 लोग। ठीक है। महत्व क्या है, तो एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्देश या अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर ही अपील की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों कहीं सुनवाई नहीं होगी। अगर दोस्तों इसने कोई आदेश, निर्णय सुनाया है, अधिनिर्णय सुनाया है जिसमें आपको ठेस पहुंचा है, तो आप 90 दिन के भीतर आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है। वहीं मैं बात बताऊं आपको, तो एनजीटी पर्यावरण संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। कौन से 7 कानून हैं, आप इनकी डेट भी याद रख लीजिएगा, यहां से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। पहला है जल अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980, फिर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। ठीक है। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है। और दोस्तों जैव विविधता अधिनियम 2002। दोस्तों इन पे दोस्तों कानून ये मतलब सुनवाई कर सकता है। ठीक है। चलिए ये चीज समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। तीसरा है केंद्रीय सूचना आयोग, जो दोस्तों गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं केंद्रीय सूचना आयोग की, तो इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 3 के धारा 12 के प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यूपीएसआई में पूछा गया। कहाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम, यानी कि आरटीआई आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है दोस्तों। नहीं पढ़ा तो जा करके देख सकते हैं, हमने मूल विधि वाले उसमें एक ही क्लास में पूरा आरटीआई समझाया। ठीक है। तो आरटीआई के अध्याय 3 में जाएंगे और अध्याय 3 की धारा 12 में जाएंगे, तो वहां दोस्तों आपका ये प्रावधान किया गया है जिसके तहत दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। यूपीएसआई में पूछा गया है। अगर सदस्य की बात करें तो दोस्तों इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं, यानी कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अधिक टोटल नहीं हो सकते, यानी कि 10 और हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होंगे। ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति इन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। यानी कौन नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति करेंगे एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें अध्यक्ष के रूप में जो समिति होगी उसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, और वहीं पर दोस्तों लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री स्तर का, ठीक, कौन से
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। और मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति नियुक्त भी करेगा और राष्ट्रपति हटाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त को हटाएगा कौन, तो राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। चलिए, इनका क्षेत्राधिकार की बात करूं तो क्षेत्राधिकार क्या है, तो आयोग का अधिकार सभी, क्या, आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है। दोस्तों, सभी जो केंद्रीय लोक प्राधिकरण सब तक है। आपको बता दूं कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना 25,000 रुपए तक बढ़ सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये यूपीएसआई में पूछा, कितने हजार रुपए तक, 25,000 रुपए तक जुर्माना लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना जन सूचना अधिकारी पर अधिरोपित किया है। किसके ऊपर अधिरोपित किया है, जन सूचना अधिकारी के ऊपर आरोपित किया है। ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगर मैं कार्यकाल की बात करूं मेरे साथियों, तो कार्यकाल इनका कितना है, तो मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि कितना, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, ठीक है। मैंने आगे समझाया इसके बारे में कि 5 वर्ष या 65 वर्ष क्या होता है ना। चलिए, और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है, केवल एक ही कार्यकाल के लिए रहेंगे, ठीक है। कार्य क्या है, तो कार्यों की मैं बात करूं तो कार्य दोस्तों, आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे, ठीक है, संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे। और आयोग उचित होने पर, क्या, आयोग उचित होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश भी दे सकते हैं, ठीक है। अगला, आयोग के पास पूछताछ करने हेतु सम्मन भेजें, ठीक है, जो आयोग है उसके पास दोस्तों पूछताछ करने के लिए सम्मन भेजें। दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में सिविल कोर्ट की सख्तियां होती हैं, ठीक है। चलिए, वहीं राज्य सूचना आयोग की बात कर ले। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग तो मैंने बता दिया, राज्य सूचना आयोग, तो इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त भी शामिल होते हैं, ठीक है। और आपको बता देखिए, राज्यपाल यहाँ नियुक्त करेगा, वहाँ राष्ट्रपति करता था, ठीक है। और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति भी राज्यपाल की होती है। जैसे केंद्र में किसके पास, राष्ट्रपति के पास, वैसे राज्य में राज्यपाल के पास। यूपीएसआई में पूछा गया है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो याद भी आपको रखना। चलिए, अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देखते हैं दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा। चौथा पार्ट है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा और 5 अन्य सदस्य, यानी कि टोटल 7 सदस्यों की ये होती है, ठीक है। समझिए, एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा 5 अन्य सदस्य। इसमें एक सदस्य एससी व एक सदस्य एसटी होना भी जरूरी है, ठीक है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों की सूची की बात करूं तो दोस्तों, पहली, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछाएगा कि पहली दोस्तों महिला राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी, तो जयंती पटनायक थी दोस्तों, 1992 से 1995 के बीच, ठीक है, देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दूसरी वी मोहिनी गिरी दोस्तों, 95 से 98। फिर विभा पार्थ सारथी तीसरी थी दोस्तों, 99 से 2002। और फिर पूर्णिमा आडवाणी थी 2002 से 2005 तक। फिर दोस्तों गिरिजा व्यास, ये दोस्तों 2 कार्यकाल के लिए बनी थी, 2 कार्यकाल के लिए, ठीक है। फिर ममता शर्मा आती हैं 11 से 14। और फिर ललिता कुमार मंगलम दोस्तों बनती। फिर रेखा शर्मा दोस्तों, ये बहुचर्चित थी। और उसके बाद दोस्तों वर्तमान में अभी कौन है, विजया किशोर रहेटाकर, है ना। तो ये आपको नाम याद रखना है। देखिए, आपको बस 2 नाम याद रखने हैं। पहला, प्रथम कौन थी, जयंती पटनायक, और अभी वर्तमान में कौन है, विजया किशोर रहाटकर, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये अगस्त 2024 से पदभार को इन्होंने संभाला है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं इनके कार्यकाल की मेरे दोस्तों, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनसे जुड़ी
मुद्दे चिंताओं के लिए अभिव्यक्ति प्रदान करना, मतलब महिलाओं के लिए काम करना कि कोई पीड़ित महिला है किसी भी प्रकार से तो उसके लिए काम करना। दहेज, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले, नौकरी में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व और श्रम क्षेत्र में महिलाओं के शोषण जैसे विभिन्न विषय उसके अवलोकन के दायरे में शामिल है। ठीक है। और इसके अलावा महिला हिंसा हो गया, भेदभाव हो गया, उत्पीड़न का शिकार या अपने अधिकारों से वंचित महिलाओं की शिकायतें भी स्वीकार करता है और मामले की जांच करती है। ठीक है। और याद रखेंगे कि महिला आयोग के सुझाव पर ही घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005 लाया गया। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी में पूछा गया, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम किसके सुझाव पर लाया गया? महिला के। और देखिए यहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारक अधिनियम 2013 संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों पर लागू होता है। याद रखेंगे, यूपीएससी में पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों एक है पॉक्सो ई बॉक्स। पॉक्सो ई बॉक्स दोस्तों आपको पता है पॉक्सो एक्ट आया था। ठीक है। पॉक्सो एक्ट के बारे में हमने पढ़ाया है, आप मूल विधि वाले क्लास में जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये क्या है? पॉक्सो ई बॉक्स क्या है? तो केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने 26 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए, ठीक है, इसका प्रारंभ किया। ये एक ऐसा मंच है जहां यौन शोषण से पीड़ित कोई भी बच्चा अपनी शिकायत ऑनलाइन तरीके से दर्ज करा सकता है। ठीक है। यानी मान ले दोस्तों किसी बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है तो वो जाने में घबरा रहा पुलिस के बाद, तो ये शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकता, उसके लिए पॉक्सो ई बॉक्स लाया गया। ठीक है। और संकट में फंसे बच्चों की मदद के लिए यानी चाइल्ड हेल्प केयर, ठीक है, तो उसके लिए 1098 नंबर भी जारी किया गया है। ठीक है। देखिए ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके आगे नेक्स्ट में देखेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप सभी चाहते हैं यूपी पुलिस तैयारी करना या फिर किसी भी प्रकार की ई बुक चाहते हैं, हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से ले लीजिए दोस्तों कोई सी भी ई बुक, उसे आप प्रिंट करवा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगी। ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।